际广播电台。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीनी कहानी कार्यक्रम के तहत उपन्यास खोखला पहाड़ और पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। आइए सुने आज के मुख्य समाचार। पहली छमाही में चीन की अर्थव्यवस्था स्थिरता के साथ गुणवत्ता की ओर अग्रसर। 2025 में चीन के बंदरगाहों पर कार्गो और कंटेनर थ्रूपुट विश्व स्तर पर पहले स्थान पर बना रहा। शोध रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन का विद्युत तकनीकी नवाचार विश्व में प्रथम स्थान पर है। अब आप अखिल पाल से सुनिए आज के पूरे समाचार। 12 जुलाई को चीनी राष्ट्रीय विकास एवं सुधार आयोग के राष्ट्रीय सूचना केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस साल की पहली छमाही में ऑफलाइन खरीदारी क्षेत्र में लोगों की आवाजाही में साल दर साल 5.7% की वृद्धि हुई और उपभोग में सुधार की प्रवृत्ति जारी रही। रणनीतिक उभरते उद्योगों से संबंधित पेटेंट स्वीकृतियों की संख्या में 15.6% की वृद्धि हुई, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और मानव आकार रोबोट जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में पूंजी निवेश की राशि में 118.4% की वृद्धि दर्ज की गई, जो उच्च गुणवत्ता वाले आर्थिक विकास के नवाचार इंजन की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। ऑफलाइन उपभोग के बड़े आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी से जून तक ऑफलाइन उपभोग भुगतान राशि में साल दर साल 2.7% की वृद्धि हुई, जिसमें वस्तु उपभोग में 4% और सेवा उपभोग में 0.8% की वृद्धि शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मांग अपेक्षाकृत अधिक रही, जिसमें 9.5% की वृद्धि हुई। 2025 में चीन के बंदरगाहों पर कार्गो थ्रूपुट 18.3 अरब टन और कंटेनर थ्रूपुट 35.4 करोड़ TEU तक पहुंचा, जो विश्व स्तर पर पहले स्थान पर बना रहा। 11 जुलाई को चीनी परिवहन मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार उसी सुबह चीनी परिवहन मंत्रालय ने पेजिंग में 2026 चीन समुद्री दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें नवीनतम उद्योग नीतियों और व्यवहारिक उपलब्धियों को जारी किया गया और जहाज रानी उद्योग के प्रतिनिधियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया। इस साल 11 जुलाई को 22वां चीन समुद्री दिवस है और चीन में विश्व समुद्री दिवस के कार्यान्वयन की तिथि भी है। इस साल का विषय है डिजिटल बुद्धिमत्ता सशक्तिकरण, भविष्य का मार्गदर्शन। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच के वैश्विक ऊर्जा इंटरनेट विषयगत कार्यक्रम 10 जुलाई को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जारी वैश्विक विद्युत विकास सूचकांक शोध रिपोर्ट के अनुसार चीन की विद्युत विकास समग्र रैंकिंग विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है, जिसमें विद्युत तकनीकी नवाचार विश्व में प्रथम स्थान पर है। रिपोर्ट में आपूर्ति सुरक्षा, उपभोग सेवा, हरित निम्न कार्बन और तकनीकी नवाचार समेत 4 आयामों के आधार पर दुनिया के 100 देशों के विद्युत विकास स्तर का मूल्यांकन किया गया। समग्र विकास स्तर में शीर्ष 5 देश क्रमशः फिनलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, चीन और नॉर्वे रहे। चीन के विद्युत तकनीकी नवाचार विश्व में प्रथम, स्वच्छ ऊर्जा से स्थापित क्षमता विश्व में प्रथम तथा विद्युत डिजिटल बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग विश्व में अग्रणी रहा। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 में विश्व भर में नवीन ऊर्जा की कुल संस्थापित क्षमता 3.95 अरब किलोवाट से अधिक हो गई, जो विश्व भर में विद्युत संस्थापित क्षमता का लगभग 40% है और वैश्विक विद्युत क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन हो रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल ट्विन, आभासी विद्युत संयंत्र जैसी प्रौद्योगिकियों अब प्रदर्शन परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग की ओर बढ़ रही है। भोर होते ही शिजांग स्वायत्त प्रदेश की चिलोंग घाटी के पक्षियों के मधुर गीत के साथ चिलोंग सीमा व्यापार बाजार धीरे धीरे जीवंत हो उठा है। नेपाल
नेपाली हस्तशिल्प और दैनिक उपभोग की वस्तुओं से लदे तिपहिया वाहन एक के बाद एक बाजार में प्रवेश करते हैं और सीमा शुल्क निकासी के लिए व्यवस्थित रूप से कतार में लग जाते हैं। सुबह 10 बजे चेलोंग कस्बे की ग्रामीण शेरिंग विवेचन अपनी तिपहिया साइकिल से सीमावर्ती व्यापार पहुंची। सीमा शुल्क हॉल में उन्होंने पहचान सत्यापन के लिए कैमरे की ओर देखा। 2 सेकंड बाद चेहरे की पहचान पूरी हो गई। उनके द्वारा खरीदे गए सामान की सफलतापूर्वक घोषणा कर दी गई और उन्हें उनकी गाड़ी में लादने के लिए तैयार थे। संगीत की कोई सीमा नहीं, युवाओं की मुलाकात नामक चीन अमेरिका युवा संगीत आदान प्रदान कार्यक्रम 12 से 20 जुलाई तक पश्चिमोत्तर चीन के सिंचांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश के कोरला, उरमची और अन्य शहरों में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन चीन शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान संघ द्वारा किया जा रहा है। अमेरिका के यूटा राज्य के वन वॉइस बाल गायक दल के 40 युवा स्थानीय स्कूली छात्रों के साथ मिलकर आदान प्रदान करेंगे और मित्रता को आगे बढ़ाएंगे। 9 दिनों में दोनों देशों के युवा एक साथ कक्षा अध्ययन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अभ्यास, पारंपरिक हस्तशिल्प अनुभव आदि में भाग लेंगे। फिर सिंचाई के विकास को समझने के लिए 5G स्मार्ट कारखानों, स्मार्ट कपास के खेतों और प्राकृतिक स्थलों का दौरा करेंगे। 2 संगीत समारोह में वे अपने आदान प्रदान के परिणाम प्रस्तुत करेंगे। मकाऊ अंतरिक्ष सपना कार्यक्रम 2026 का पुरस्कार वितरण और समापन समारोह शनिवार को मकाऊ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में आयोजित किया गया। इस मौके पर करीब 300 अतिथियों, शिक्षकों, छात्रों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मकाऊ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संघ के अध्यक्ष चुई साइफंग ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल अंतरिक्ष विज्ञान की शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि मकाऊ के युवाओं में देशभक्ति और विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करने का भी एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान के माध्यम से मकाऊ के युवा देश के वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों को करीब से समझ सकते हैं, आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और नवाचार के प्रति अपनी रुचि को और मजबूत कर सकते हैं। 10 जुलाई को नेपाल की राजधानी काठमांडू के यूरो स्कूल में नए युग में चीन के नए चित्र विषय पर आधारित चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन और नेपाली प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए आयोजित मेरी आंखों में चीन चित्रकला प्रतियोगिता के 8वें संस्करण का पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। नेपाल में चीनी राजदूत चांग माओमिंग ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और भाषण दिया। नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 400 से अधिक प्रतिनिधि, शिक्षक और छात्र इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। अपने संबोधन में राजदूत चांग माओमिंग ने कहा कि यह कला प्रदर्शनी एक जीवंत सांस्कृतिक सेतु का काम करती है, जो नए युग में चीन के आधुनिकीकरण की उपलब्धियों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है और उच्च गति रेलवे, अंतरिक्ष अन्वेषण, नई ऊर्जा उद्योगों और स्मार्ट जन केंद्रित आजीविका सेवाओं में चीन की प्रगति को पूरी तरह से प्रस्तुत करती है। चीनी उच्च भूमि धान की तीसरे चरण के बड़े पैमाने पर परीक्षण खेतों की कटाई का समारोह हाल ही में बारबाडोस के मध्य क्षेत्र पाइन बेसिन में आयोजित किया गया। ये चीनी संकट उच्च भूमि धान के इस चावल आयातक देश में परीक्षण चरण से आगे बढ़कर व्यापक स्तर पर प्रचार और विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस मौके पर बारबाडोस की कृषि, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मंत्री शांताल मुनरो नाइट ने कहा कि उनके देश में पहले कभी चावल की खेती नहीं हुई थी, लेकिन अब चीनी कृषि तकनीक के सहयोग से यहाँ चावल की सफल खेती हो रही है। उन्होंने कहा कि इससे कृषि विविधीकरण और खाद्य प्रणाली में सुधार की नई संभावनाएं खुली हैं। इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम।
चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपने दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आलाई की रचना खोखला पहाड़, जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव की कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी के पिछले अंक में हमने सुना था कि ची गांव के लोग कुछ करने के बजाय केवल इस बात पर अफसोस जताने में लगे हुए हैं कि ची गांव की आग बढ़ती जा रही है और भगवान ने उनकी मदद के लिए कोई व्यक्ति नहीं भेजा है। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों को मदद के लिए भेजा गया है, उन लोगों के लिए आग बुझाने से ज्यादा बात यह जरूरी है कि मीटिंगों का आयोजन किस प्रकार से किया जाए। मीटिंगों के दौरान उसमें भागीदार रहे लोग और दर्शकों के बीच विभाजन की रेखा भी साफ साफ देखी जा सकती है। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है, आइए जानने के लिए सुनते हैं कहानी का शेष भाग। अंत में जब काम सचमुच शुरू हुआ, उस समय भी बीच बीच में इसलिए काम को रोका जाता था कि मीटिंग की जाती थी। ये बैठकें आग बुझाने वाले काम के मुकाबले ज्यादा गंभीरता से आयोजित की जाती थी। अगर इन सभाओं के लिए कोई मंच नहीं होता था तो सारा काम छोड़कर मंच बनाने में लग जाते थे ताकि वहां से भाषण दिया जा सके। इन मंचों के लिए भी हमेशा एक खास डिजाइन होती थी कि वे कितने ऊंचे हो और उन पर कितनी ऊंचाई पर महान नेता अध्यक्ष माओ की तस्वीर टांगी जाए। इसके बाद यह तय किया जाता था कि मंच के दोनों ओर लाल झंडे लगाने की कैसे व्यवस्था की जाए। कभी कभी जब तेज हवा चलती थी तो ये झंडे एक दूसरे से लिपट जाते थे। जब बिल्कुल हवा नहीं चलती थी तो अपने खंबे से ये बहुत अलसाई ढंग से लटके रहते थे। इन सारी चीजों पर भी बहुत ध्यान दिया जाता था। अगर हवा चल रही हो तो खंभों की पोजीशन क्या हो। सभा शुरू होने से पहले क्रांतिकारी गीत होते थे और इसके बाद लोग अपने अपने स्थान पर बैठते, अपनी अपनी छोटी लाल किताबें निकालते और अध्यक्ष माओ के उद्धारणों का पाठ करते। इतना सब होने के बाद नेताओं का भाषण होता। भाषण देने वाला नेता आम लोगों से अलग हटकर अपने खास अंदाज में भाषण करता। मिसाल के तौर पर वह एक एक शब्द के बीच लंबा अंतराल देता। इस अंतराल में लाउड स्पीकर से निकलने के बाद आवाज के टकराकर वापस आने की ध्वनि सुनाई देती। कभी कभी तो एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच का अंतराल इतना लंबा होता कि भीड़ का कोई सदस्य नारे भी लगा देता। सभा खत्म होने के बाद बार बार अमर रहे, उखाड़ फेंको जैसे नारे सुनाई देते। सभा के बाहरी छोर पर ची गांव के लोग एक घेरा बनाकर खड़े रहते। ची गांव वालों में से केवल सूपो और उसके जन मिलिशिया ट्रूप के नौजवानों की टोली मंच के आगे अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बैठी होती। आमतौर पर इस तरह की सभाओं में जब नारा लगाने का समय आता तो नारा शुरू करने वाला व्यक्ति ही अकेले खड़ा होता और बाकी लोग उसके नारे को दोहराने के लिए अपनी अपनी जगह पर बैठे होते। लेकिन यह नियम ची गांव के नौजवानों पर नहीं लागू होता था। ची का बेटा आगा, वांगखे बंधु, दोंगयू का लड़का हेयरलिप जिमी और बेशक गोलमटोल इंगजिन, ये सभी लगातार खड़े रहते और तब तक चीख चीख कर नारे लगाते रहते जब तक उनका चेहरा पूरी तरह लाल नहीं हो जाता। सारे नारे लगाए जाने के बाद वे एक बार संतुष्ट निगाहों से आसपास के दर्शकों को देखते और फिर बैठ जाते। ऐसे मौकों पर सचमुच उन लोगों के बीच जो दर्शक हैं और जो भागीदार हैं एक जबरदस्त विभाजन दिखाई देता। हमेशा यह सुनाई देता कि जल्दी करो, सभा होने जा रही है। जन सभाओं का सिलसिला लगातार चलता रहा। सबसे पहले सामूहिक संकल्प रैली हुई जिसका हमने पहले उल्लेख किया है। इसके बाद वे बैठकें हुई जिनमें काम का लेखा जोखा रखा गया था। इसके बाद प्रतिक्रांतिकारी विरोधी संघर्ष की बैठकें हुई और सबसे अंत में अध्ययन दल की बैठकें हुई। इन बैठकों के बीच भिन्नता बहुत कम थी लेकिन समानताएं कई थी। इन सब में नारे जरूर लगाए जाते थे, गीत गाए जाते थे और सामूहिक रूप से उद्धारणों का पाठ किया जाता था। इनमें वही लोग शामिल होते थे जिनको मंच पर जगह दी जाती थी। ये लोग या तो नेतागण होते थे जिन्हें भाषण देना होता था या प्रतिक्रांतिकारी होते थे
जो मंच से अपने गुनाहों को कबूल करते। क्योंकि आग मुक्त क्षेत्र पहाड़ के ऊपर बनाना था, लिहाजा कार्यस्थल से मजदूरों को ऊपर तक पहुंचने में अच्छा खासा समय लगता था। सुओपो ने सोचा कि अगर वहां पहुंचने के बाद इन लोगों को वहीं रोक लिया जाए तो काम पूरा कराने के लिए काफी समय मिल जाएगा। उसने अपने इन विचारों को अपने कॉमरेड कार्यकर्ताओं के साथ साझा किया, लेकिन उनकी कुछ और राय थी। वे सभी आश्चर्य प्रकट करते हुए बोल पड़े, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि हम सारे लोगों को पहाड़ पर ही सोना चाहिए? लेकिन मौसम तो बहुत ठंडा है और हमारे पास ऊपर सोने के लिए बिस्तर भी नहीं है। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? सुओपो ने मुस्कुराते हुए अपनी टूटी फूटी चीनी भाषा में बड़े धैर्य के साथ उन्हें समझाने की कोशिश की। ऊपर कई गुफाएं हैं, हम उनमें आग जला सकते हैं और नीचे से किसी से अपने लोगों के लिए खाना मंगवा सकते हैं। और क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि हम लोग वहां सही सलामत रहेंगे? सुओपो ने तेजी से सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं सही सलामत रहेंगे? हम जब भी शिकार करने आते हैं तो ऐसे ही रहते हैं। कार्यदल का नेता इस संवाद से चिढ़कर खड़ा हो गया और फिर बाहर निकल गया। सुओपो की ही उम्र के एक और कार्यकर्ता ने अपनी आरी नीचे रखी, हाथ से दस्ताने बाहर निकाले और वह भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। हो सकता है तुम्हारे लिए कोई फर्क न पड़े, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम सभी लोग सही सलामत रहेंगे, एक युवा कार्यकर्ता ने टिप्पणी की। उसकी आवाज में एक खास लहजा था जिसके जरिए वह अपने और दूसरे लोगों के बीच एक फर्क दिखाना चाहता था। इस बार यह फर्क मजदूरों और किसानों के बीच का था, जिसकी तह में अगर आप जाएंगे तो पाएंगे कि उसने सभ्य और सुसंस्कृत लोगों तथा अन्य लोगों के बीच फर्क को रेखांकित करना चाहा था। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आलाई की रचना खोखला पहाड़ का दूसरा भाग, जिसका नाम है आकाशीय अग्नि। यह बात सुओपो से छिपी नहीं रही। दरअसल वह ची गांव के नौजवानों में पहला व्यक्ति था जिसने महसूस किया था कि इस तरह का भेदभाव मौजूद है। वह खास तौर पर उन लोगों के प्रति काफी संवेदनशील था। उसकी समझ अभी भी काफी गहरी थी और वह जानता था कि यह भेदभाव जल्दी खत्म नहीं होगा और इसके बारे में यह किया जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत की जाए, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन वे लोग ही उस विभाजक रेखा के दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। हालांकि सुओपो के दिमाग में यह यथार्थ बहुत स्पष्ट था, तो भी अगर कोई इस तरह की बातें करता था तो उसे बहुत परेशानी होती थी। उसकी इस बेचैनी को गौर करते हुए किसी सहृदय व्यक्ति ने दिलासा देने के अंदाज में उससे कहा, कोई बात नहीं, यह जंगल एक बार फिर हरा भरा हो जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जंगल न तो तुम्हारे परिवार का है और न यहाँ की कोई अन्य चीज। सुओपो सोच रहा था कि चीगांग को सचमुच इस बात का आभार मानना चाहिए कि इस जंगल ने जिस तरह का संरक्षण इस गांव को दिया, उसकी वजह से यहाँ के लोग शांतिपूर्ण जीवन बिता सके। इसके साथ ही उसके दिमाग में यह बात भी आई कि उसे इस तरह की सोच से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि ची गांव के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी ही सोच के अभ्यस्त रहे हैं। लेकिन अगर इस सोच से वह उबर नहीं पा रहा हो तो क्या करे? मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, उसी सहृदय व्यक्ति ने कहा। तुम यह सोच रहे हो कि यह जंगल तुम्हारे गांव का है, यही सोच रहे हो ना? ठीक है, लेकिन तुम गलत हो। दरअसल यह गांव इस जंगल के बीच में स्थित है, जहाँ के सभी जंगल बुनियादी तौर पर राज्य की संपत्ति है। सुओपो के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। वन विभाग के पुलिस सब स्टेशन का इंचार्ज ओल्ड वे लोगों को यही बताने में अपना सारा दिन गुजार देता था कि यह जंगल राज्य की संपत्ति है। उसके जवाब में गांव वाले कहा करते थे कि जंगल उनकी विरासत है और उसका अस्तित्व इसलिए बना हुआ है क्योंकि उनके पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस जंगल की देखभाल की है। ओल्ड वे हमेशा इस विचार की काट पेश कर दिया करता था।
उसका कहना था कि केवल जंगल ही नहीं बल्कि पृथ्वी और आकाश के बीच जितनी भी चीजें हैं सब राज्य की है और किसी भी समय तथा कहीं भी राज्य इन पर अपना दावा कर सकता है। ओल्डवे उनको समझाता कि अब तक उन्होंने यह समझने की भूल की कि जंगल उनका है, क्योंकि अभी तक उनके इलाके में राज्य का प्रवेश नहीं हुआ था। अब राज्य का यहाँ प्रवेश हो चुका है, इसलिए सारी चीजें उसकी हैं। जो भी हो, इसके बाद ओल्डवे अपने पद से हटा दिया गया। सुओपो के सामने जो व्यक्ति खड़ा था उसे भी उसके पद से हटा दिया गया था। वह एक इंजीनियर था। ज्यादा से ज्यादा समय वह चुप रहा करता, किसी से बात नहीं करता और हमेशा उसके चेहरे पर एक खालीपन और उदासी का भाव होता। लेकिन अभी वह काफी उत्साह में लग रहा था। उसने कहा, वैसे तो समूचा देश अपने को नष्ट करने में लगा है। क्या तुम सचमुच ऐसा सोचते हो कि किसी को तुम्हारे इस छोटे से जंगल की परवाह है? इंजीनियर के चेहरे पर मोटे शीशे का चश्मा लगा था और उन शीशों के पीछे उसकी आंखों में एक चमक दिखाई दे रही थी। जब उसने अपना मुंह खोला तो उसका मकसद सुओपो को दिलासा देना था, लेकिन बात करते करते वह खुद कुछ अजीब बातें कर गया। उसकी बात सुनकर सुओपो ने लगभग हकलाते हुए कहा, पापा, तुम यह कैसे कह रहे हो? इस तरह की क्रांतिकारी बातें कहने की तुम्हें इजाजत नहीं है। उस भूतपूर्व इंजीनियर की आंखों की चमक तेज हुई और वह सुओपो के और करीब आ गया। फिर बोला, अच्छा, तुम एक बात बताओ कि अभी लोग किस चीज को ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं, सभाओं और मीटिंगों को या सचमुच काम को? सुओपो के सामने यह कहने के सिवा और कोई चारा नहीं था कि लोग मीटिंगों के मुकाबले अन्य कामों में दिलचस्पी ले रहे हैं। तुम जरा अपने बारे में सोचो, क्या तुम काम को ज्यादा गंभीरता से ले रहे हो या मीटिंगों को? सुओपो ने कुछ क्षण के लिए इस पर विचार किया। उसने महसूस किया कि सच्चाई तो यही है कि जब वह मीटिंगों में भाग लेता है तब ज्यादा सजग और सतर्क रहता है। इन चीजों के बारे में सोचकर वह खुद के बारे में थोड़ा डर गया। किसे पता था कि अगर उस इंजीनियर ने अपनी बात जारी रखी तो इसके आगे क्या नतीजे निकलते। लेकिन उसने उस पर सोचना बंद कर दिया और इस तरह हंसने लगा जैसे वह अपने आप में बहुत खुश है, और फिर काम पर लग गया। उस दिन सुओपो ने काफी काम किया। उसे पता था कि इतना कठिन काम करने की वजह वे सवाल थे जिन्होंने उसकी सोच में उथल-पुथल मचा दिया था, जबकि पहले से इन मुद्दों पर वह खुद को बहुत स्पष्ट समझता था। कड़ी मेहनत के एवज में उसका पूरा शरीर पसीने कर रहा था ताकि उन सवालों पर सोचना बंद कर दे। वह जितनी ही मेहनत करता उतनी शिद्दत के साथ उसके सामने यह बात स्पष्ट होती कि वहां मौजूद अन्य लोग ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। दरअसल साफ साफ कहा जाए तो अधिकांश लोग आलसी थे। सुओपो इस तरह का व्यक्ति था जो अपने साथ के लोगों को देखकर प्राय निराश हो जाया करता था। अब वह इन मजदूरों से चिढ़ रहा था। उनमें से कोई भी काम के प्रति बहुत निष्ठावान नहीं नजर आ रहा था। इन सब के बावजूद उसके मुकाबले उनकी हैसियत ऊंची थी। वे लोग मजदूरों और कार्यकर्ताओं की श्रेणी में आते थे और किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब मिलिशिया के प्लाटून का लीडर उनके मुकाबले ज्यादा मेहनत कर रहा था। निरंतर बढ़ते जाने के प्रति भी उनके मन में किसी तरह की चिंता नहीं दिखाई दे रही थी। सुओपो को प्यास लगी थी। उसका मुंह सूख रहा था और मुंह के अंदर अजीब कड़वे स्वाद का एहसास हो रहा था। एक पल के लिए उसने सोचा कि काम रोक दे, लेकिन फिर उसके दिमाग में ख्याल आया कि उसने अभी दिखाया है कि वह कितना कठिन काम कर रहा है और अचानक उसे काम नहीं रोकना चाहिए। काम रोकने का भी कोई उचित तरीका ढूंढना होगा। उसकी इच्छा हुई कि गोल मटोल इंक से ना जाए और थोड़ा गुल गपाड़ा करे। वह हमेशा सुओपो पर बहुत ध्यान देती थी और अक्सर उसके आसपास ही मंडराती रहती थी। वह बहुत जिंदा दिल लड़की थी, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा था जैसे वह बाहर से आए युवा कार्यकर्ताओं और उनकी नीली वर्दियों को देखकर सम्मोहित हो गई हो। जिस समय वह यह सब सोच रहा था, एक दिन अपने सिर पर किसी मजदूर का हेलमेट लगाकर घूम रही थी और बहुत खुश नजर आ रही थी। वह अपने गांव के लोगों को भूल गई थी और साथ ही जब मिलिशिया के प्लाटून के नेता को भी।
जिसने आमतौर पर उसके अंदर के रसिक प्रवृत्ति को प्राय उकसाया था। सूपो के मन में इंजन के प्रति प्यार की कोई भावना नहीं थी, लेकिन उसकी इन हरकतों को देखकर उसके मुंह का स्वाद बिगड़ गया और दिल को ठेस सी लगी। सूरज लगातार आसमान में ऊपर चढ़ता जा रहा था और बिल्कुल सिर के ऊपर पहुंचने वाला था। जब से जंगल की आग ने अपना प्रचंड रूप दिखाया, सूरज की किरणों के बीच कुछ काले धब्बे नजर आते थे, जिनसे होते हुए कभी उसकी रोशनी जमीन पर पड़ती और कभी गायब हो जाती। अचानक वहां की खामोशी टूटी और किसी ने चिल्लाकर कहा, खाना आ गया है। यह इस बात का संकेत था कि लोग अपने औजार नीचे रख दें और खाने के लिए तैयार हो जाएं। अचानक पहाड़ की उस ढलान पर कुल्हाड़ियों, बेलचों, आरियों आदि का ढेर लग गया। सूपो ने एक ही गहरी सांस ली और अपनी कुल्हाड़ी के साथ वहीं जमीन पर लेट गया। उसके चारों तरफ ताजी कटी लकड़ियों की गंध फैली हुई थी। इस गंध के बीच लेटा हुआ वह ऊपर आकाश में बनते मिटते काले धब्बों को देखता रहा। उसके कानों में इंजन की हंसी की खनखनाहट सुनाई दी। वह किसी मजदूर से कुछ मजाक कर रही थी। वैसे तो वह खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसका डील डॉल बहुत आकर्षक था और उसकी आवाज भी बहुत प्यारी थी। ढलान के नीचे से सीटी बजाने की तेज आवाज आई। जाहिर सी बात है कि खाना ढोकर लाने वाले अब पहुंच रहे थे। सीटी बजाने का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि लोग काम रोक दें, ताकि जो लोग ऊपर आ रहे हैं उन्हें किसी लकड़ी के गिरने से चोट ना लगे। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना ओखला पहाड़ का दूसरा भाग, जिसका नाम है आकाशीय अग्नि। ऊपर जहाँ काम हो रहा था, हर आदमी काफी उत्साहित था और वे लोग खड़े होकर अपनी गर्दन उचकाकर खाना लाने वालों को देख रहे थे कि वे कहाँ तक पहुँच गए हैं। खाना लेकर ऊपर जाने का काम ची गांव के लोगों को सौंपा गया था। वे लोग अपनी पीठ पर भारी बोझ लादकर पहाड़ पर ऊपर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे और उनके आगे आगे नीली वर्दी पहने एक व्यक्ति हाथ में हरे रंग का तिकोना झंडा लिए तेज सीटी बजाता हुआ चल रहा था। इस व्यक्ति के पीछे खाना लादकर चलने वालों की कतार थी। गांव के एक साहसी युवक ने नीली वर्दी वाले को इंगित करते हुए सवाल किया, वह क्यों नहीं कुछ ढूंढ रहा है? जवाब में चेहरे पर आत्मसंतोष का भाव मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति ने कहा, मुझे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं सुरक्षा अधिकारी हूँ। सवाल पूछने वाला व्यक्ति चांग लोबजांग था। अब उसने अगली बात कही, भले ही आप सुरक्षा अधिकारी हों, आपको थोड़ा सामान अपने साथ ले चलना चाहिए। दरअसल चांग लोबजांग की टिप्पणी केवल उस नीली वर्दी वाले के लिए नहीं थी, यह उन सब लोगों के लिए थी जो उसे सुन सके। ची गांव के समाज में चांग को एक अनुभवी और जानकार व्यक्ति माना जाता था, इसलिए जब भी उसे मौका मिलता वह अपने अनुभव और ज्ञान के अधिकार का किसी न किसी तरह प्रदर्शन कर ही देता। नीली वर्दी वाले पर चांग की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसने कहा, इसी तरह क्रांति श्रम का विभाजन करती है। जो भी हो, हम सारे लोग ये राज्य की वन संपदा को बचाने के काम में लगे हुए हैं। चांग लोबजांग की बात सुनकर केलसांग वांगडू ने अपनी कोहनी से उसे धक्का देकर चुप करने का इशारा किया। चांग पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसे अभी और भी कुछ कहना था। अपनी आंखें फैलाते हुए उसने इरादतन आवाज को ऊंची करते हुए वांगडू का विरोध किया और कहा, क्या बात है? तुम क्यों रोक रहे हो? क्या हम लोग उन लोगों के लिए खाना ढोकर नहीं ला रहे हैं? नीली वर्दी वाला व्यक्ति ठिठक कर खड़ा हो गया और अचानक उसके चेहरे पर सख्ती का भाव नजर आने लगा। उसने कहा, किसान भाई, तुम गलत हो। अगर तुम लोगों के बीच भेदभाव की लकीर खींचना चाहते हो तो यह भी मानो कि हम यहाँ तुम्हारी मदद करने आए हैं, तुम्हारे जंगल की रक्षा करने आए हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि तुम इस आग का मुकाबला कर सको। इसलिए मेरे भाई, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए।
तुम्हें एक अच्छे मेजबान की भूमिका निभानी चाहिए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हम लोग अपना सारा खाना और बिस्तर अपने साथ लाए तुम्हारे लिए, और अब तुम इस बात की शिकायत कर रहे हो कि हमने क्यों तुमसे खाना ढोने के लिए कहा। चांग लोब्जांग ने जवाब में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा। इसकी कई वजहें थी। पहली वजह तो यह थी कि इससे पहले एक सवाल पैदा हो रहा था कि जंगल पर स्वामित्व किसका है। पहले तो यह कहा गया कि यह राज्य का है, और फिर अचानक इसे ची गांव के हाथों में सौंप दिया गया। दूसरी बात यह है कि भले ही चांग लोब्जांग मैंडरिन भाषा में बोलने वाला ची गांव का सबसे अच्छा वक्ता हो, वह इतने आराम से किसी ऐसी बहस में हिस्सा नहीं ले सकता था जिसमें बातों को घुमा फिरा कर कहा जा रहा हो, और इसके बावजूद उस बात की मुलायमियत को भी बरकरार रखा जा रहा हो। इसलिए वह खामोश हो गया। दूसरे लोग भी चुप ही रहे। उनके सामने और कोई चारा नहीं था, क्योंकि वे हाल लोगों की किसी भाषा को नहीं जानते थे। कुछ क्षण के लिए गांव वालों के अंदर वैसी ही खामोशी छा गई जैसी पहाड़ से बाहर की दुनिया में छाई रहती है। चलो आगे बढ़ें, नीली वर्दी वाले ने कहा। सभी लोगों ने अपने भारी बोझ फिर कंधों पर लाद लिए और खामोशी के साथ वर्दीधारी के पीछे पीछे चलने लगे। एक बार और सीटी की तेज आवाज गूंजी, और उसी के साथ वर्दी वाले के चेहरे पर एक गर्व का भाव दिखाई दिया। जल्द ही उन लोगों ने देखा कि अब पहाड़ के ऊपर काम करने वाले खड़े होकर इनका इंतजार कर रहे हैं और नीचे की ओर लगातार देख रहे हैं। न जाने क्या सोचकर नीली वर्दी वाले ने वहीं घास पर बैठना मुनासिब समझा तो लोगों को रुकने का आदेश दिया। आहा, सूरज की रोशनी से घास कितनी गर्म हो गई है। मुझे बैठने पर नीचे सुखद गर्मी का एहसास हो रहा है। आओ सब लोग थोड़ी देर बैठ जाएं और सुस्ता लें। ऊपर से जो लोग उत्सुकता के साथ देख रहे थे, उन्होंने जब खाना लाने वालों को बैठते हुए देखा तो चिल्लाकर आवाज देने लगे। उनकी आवाज की अनसुनी करते हुए नीली वर्दी वाले ने साथ के और लोगों को भी बैठने का इशारा किया, और सब ने ढलान पर चट्टान के सहारे अपना बोझ खड़ा करके वहीं आराम करना मुनासिब समझा। दूर फर के वृक्षों की टहनियों पर सूरज की किरणें पड़ रही थी। ये किरणें पेड़ की शाखाओं से होकर हरे घास के मैदान को पार करते हुए नीचे बह रहे नदी तक जा रही थी। चारों तरफ अद्भुत शांति छाई हुई थी। सूरज की गर्मी से खाने के अंदर से निकलकर खुशबू वातावरण में फैल गई। यह खुशबू केक, भाप में पकाई गई रोटी, पहाड़ के नीचे लगातार ट्रकों में लगकर शहर से खाना पहुंचाया जा रहा था। इसके साथ ही खेतों में बनाए गए दर्जनों चूल्हों पर सुबह से शाम तक चावल और सब्जी तैयार होती रहती थी। ऊपर से आ रही तेज आवाजों के थमते ही नीली वर्दी वाला खड़ा हो गया और उसने उस हरे झंडे को कमर में बंधे पट्टे में फंसा लिया। उसने कहा, अब वे लोग सचमुच थक गए हैं। इस वजह से नहीं कि उन्होंने बहुत काम किया है, बल्कि इस वजह से कि वे लगातार खाने के लिए चिल्लाते रहे हैं। ओह, अब तो हम लोगों को वहां पहुंच ही जाना चाहिए। मजदूरों ने अपनी आधी ऊर्जा इसी शिकायत में खर्च कर दी कि वह खाना कितना बकवास था, और उनकी आधी ऊर्जा चपटे केक्स को मुंह में ठूसने में निकल गई। जिन बंद डिब्बों में खाना आया था, उन्हें खोलने की खनखनाहट से एक अजीब तरह का पार्श्व संगीत पैदा हो रहा था। बीफ और मटन के अलावा ची गांव के लोगों ने इस तरह का खाना अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। इन खानों में थे फल, मछली और तमाम तरह की बनी बनाई सब्जियां। सुओपो ने तो किसी तूफानी बवंडर की तरह अपना खाना खत्म किया, लेकिन गांव के अन्य लोग इस तरह खाने को देख रहे थे जैसे उन्हें उबकाई आ रही हो। इन दिनों भले ही समय से पहले हो, लेकिन ची गांव में पूरी तरह साम्यवाद को लागू कर दिया गया था। सभी लोग एक जगह बैठकर खाना खाते थे, और जब खाना खा चुके होते थे तो बचा हुआ खाना वे अपने घर ले जाते थे। उन बंद खाली डिब्बों को भी वे ले जाते थे जिनमें तमाम सामान लाया गया था, और इसे वे किसी दुर्लभ वस्तु की तरह देखते थे। इंगजिन बड़े चाव से इस खाने को चबा चबा कर खा रही थी, लेकिन वह अपने साथ के गांव वालों से ये पूछना नहीं भूली, तुम लोग खा क्यों नहीं रहे हो?
दिल खोल कर खाओ। लोगों ने हाथ के इशारे से उसे दूर रहने का संकेत दिया। इन लोगों ने पहाड़ पर आने की रजामंदी इसलिए दिखाई थी क्योंकि ज्यादा खाते खाते उन्हें यह महसूस हो रहा था कि थोड़ा चढ़ने उतरने का काम होगा तो शरीर को आराम मिलेगा। लेकिन यहाँ तो दूसरी ही मुसीबत गले पड़ गई थी। चांग लोबजांग ने इंजन की बात का जवाब देते हुए कहा, हम लोगों की चिंता मत करो, तुम सुओपो की परवाह करो। उसने सुओपो की तरफ एक केक बढ़ाया, लेकिन सुओपो ने उसे रोक दिया और बड़ी तेजी से गुस्से में उस तरफ बढ़ा जहां केलसांग वांग बैठा हुआ था। वह जाकर उसकी बगल में बैठ गया। तुम फिर नाराज हो गए? केलसांग ने हंसते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो? मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। जरा उस लड़की को देखो जो खुद ही अपनी बेइज्जती करा रही है। इन चीजों से मुझे थोड़ा परेशानी होती है। इस बीच इंजन मजदूरों के उसी समूह के साथ हंसी मजाक कर रही थी। सुओपो और केलसांग उसकी खनकती हुई हंसी की आवाज सुन रहे थे। सुओपो ने अपनी आवाज में नफरत के साथ कहा, यह लड़की तो बर्बाद हो गई है। ये नौजवान चारों तरफ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वैसे इन बातों का कोई मतलब नहीं है। केलसांग ने सुओपो को दिलासा देने की कोशिश की। सुओपो ने विषय बदल दिया। उसने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे गांव के लोग इतना सारा खाना चुरा रहे हैं? हम लोग चुरा नहीं रहे हैं, बल्कि ले रहे हैं, और इस बारे में कुछ भी छिपा नहीं है। वे लोग ट्रकों में लाद कर ढेर सारा खाना ला रहे हैं और उनके कार्यकर्ताओं में से कोई भी वह जहमत नहीं उठाना चाहता कि उसे लाद कर यहाँ तक लाएं। चलो ठीक है, हमें इसकी परवाह नहीं है कि वे हमसे कितना काम ले रहे हैं। इसके एवज में अगर हम अपने परिवार के लिए थोड़ा खाना ले जा रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। सुओपो अभी भी गुस्से में था, लेकिन उसे पता था कि अंदर से उसे उतना गुस्सा नहीं है जितना वह दिखा रहा था। दरअसल पिछले कुछ दिनों से उसने महसूस किया था कि बाहर के इन मजदूरों के आ जाने के बाद उसका वह महत्व नहीं रहा जो पहले होता था। पहले यह माना जाता था कि वह मजदूरों की टीम का नेतृत्व करता है। ठीक उसी समय जोर की सीटी की आवाज सुनाई दी। सभी लोग खड़े हो गए। नीचे से तेज आवाज में किसी ने कहा कि ची गांव की जन मिलिशिया का प्लाटून लीडर फौरन आए और कमांड सेंटर पर रिपोर्ट करे। अचानक सुओपो की अकड़ वापस आ गई। वह सीना तानकर पहाड़ से नीचे उतरने लगा। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का दूसरा भाग, जिसका नाम है आकाशीय अग्नि। पहाड़ों से परे की दुनिया सचमुच बहुत विशाल है। इतने सारे लोग यहाँ आ चुके हैं और फिर भी लोगों के आने के सिलसिले में कोई कमी नहीं हो रही है। इन सारे लोगों के साथ बेशुमार चीजें भी आई हैं। इतनी सारी चीजें जिनकी कायदे से गिनती भी नहीं की जा रही है। नवागंतुकों में से कुछ लोगों ने खुद ही गांव वालों के कौतूहल को शांत करने की जिम्मेदारी संभाल ली है। एक ने कहा, तुम लोग कह रहे थे ना कि तुम्हें पता ही नहीं है कि देश क्या है। यही देश है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे। अगर देश या राज्य में इतनी सारी चीजें हैं, तो इस बात पर क्यों जोर दिया जा रहा है कि लोग ही गांव में आए? क्यों यह ऐलान किया जा रहा है कि उनका यह पालतू जंगल देश का है, जहां तक उन्हें पता है कि इस जंगल ने बहुत सारे जानवरों और पक्षियों को आश्रय दिया है, उनके छोटे गांव के लिए खेती लायक मौसम प्रदान किया है, लेकिन इसके अलावा उससे और कोई अपेक्षा इन लोगों ने नहीं की। इस तरह की बातों में माथापच्ची करने में असमर्थ गांव वालों ने खुद को ट्रकों से आने वाला सामान उतारने में व्यस्त कर लिया और खाने के जो डिब्बे आते थे उन्हें वे अपने अपने घरों में पहुंचाने लगे। किसी ने इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया कि जो इस बात का सबूत है कि राज्य के पास कितनी बड़ी मात्रा में सामान उपलब्ध थे। मैदान में चारों तरफ डिब्बे फैले हुए थे, जिनमें बचे हुए खाने पड़े थे और जिनसे ची गांव के शिकारी कुत्ते भी अपने पेट भर रहे थे।
खाना खाने के बाद वे सड़क पर चुपचाप पसरे रहते। यहाँ तक कि अगर कोई उन्हें लात भी मारता तब भी बस एक बार सिर उठाकर उन्हें घूरते और फिर वैसे ही पड़ जाते। धीरे धीरे गांव की भेड़ों ने भी महसूस किया कि अब पहाड़ पर जाने की जहमत उठाने की कोई जरूरत नहीं, और वे भी गांव में चारों तरफ घूमती रहती थी और विभिन्न तंबुओं और रसोई घरों में चक्कर लगाती थी। वहां उन्हें नई नई चीजों का स्वाद मिल जाता था। खाने के मामले में कुत्तों के मुकाबले भेड़ें बहुत सतर्क होती हैं और वे कुछ भी खाने से पहले अपनी छोटी छोटी गुलाबी नाकों से कपकपाती हुई उसकी गंध को महसूस करती हैं। भेड़ों का विवेक उन्हें अवांछनीय चीजों से बचा लेता है, इसलिए दुर्घटनावश भी वे मिर्च या इस तरह की चीजों के खाने से बच जाती हैं। आदमी और कुत्तों के मुकाबले वे ज्यादा सौम्य होती हैं। उनके अंदर बहुत लालच नहीं होता और उन्हें पता रहता है कि अगर कहीं खाने का सामान बड़े पैमाने पर उपलब्ध है तो उन्हें उतना ही सावधान भी रहना है। यही वजह है कि खाने के बाद भी उनके अंदर अन्य कामों की ऊर्जा बची रहती है। अधिकांश समय वे 3 या 4 के समूहों में घूमती रहती हैं। छह गांव में वे एक सभा से दूसरी सभा के चक्कर लगाती और बीच-बीच में ताजा चिपकाए गए पोस्टरों को भी दीवार से फाड़ देती या उन्हें जीभ से चाटकर उनके रंग उड़ा देती। इन सब के बावजूद इन भेड़ों से किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी और किसी ने इन्हें खदेड़ने की भी कोशिश नहीं की। देखा जाए तो उनका इतने करीब आना भी अच्छा ही था, क्योंकि इस प्रकार कभी-कभी कोई उन्हें पकड़ लेता और अपने रसोई का स्वाद बढ़ा देता। यहाँ जो कैंप लगाए गए थे उनके लिए खाना पहाड़ों से दूर शहर से आता था, लेकिन अब गांव से भी इसकी व्यवस्था होने लगी थी। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी खोखला पहाड़ बस यहीं तक, लेकिन अगले अंक में भी हमारी यह कहानी जारी रहेगी। सुन रहे हैं तिब्बती गायिका च्यांग यांग ट्रोमा की आवाज में तिब्बती गीत, जिसका नाम है जन्मभूमि का प्यार। इस गीत में पठारी मैदानों के प्राकृतिक सौंदर्य और रहस्य, तिब्बती लोगों की नेकदिली और भलाई तथा जन्मभूमि के प्रति उनके गहरे प्यार को अभिव्यक्त किया गया है। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात इस कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय सिया। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं, मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि अपना मुकदमा वापस लेकर वानर स्वर्ग राजा राजकुमार नचा की ओर लौट आए।
आपस में तालमेल कायम करते हुए उन्होंने दैत्यांगना को हराने और सांचांग को मुक्त कराने के लिए योजना बनाई। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। वानर राज और राजकुमार नचा ने दैवी सैन्य बल की अगुवाई करते हुए गुफा के अंदर प्रवेश किया। अपने अपने चमकीले मेघयान पर सवार होकर उन्होंने चारों तरफ ध्यान से देखा। कुछ पलों में उन्होंने अपने मेघयान रोक लिए और सीधे उस भवन में जा पहुंचे जहां प्रेत आत्मा पहले रहा करती थी। उसकी खोज में वे एक के बाद एक दरवाजे पार करते गए और चीखते चिल्लाते हुए बिल्कुल अंदर जाकर एक के बाद एक जगह में दैत्यांगना का पता लगाने की कोशिश करते रहे। 100 कोस तक समूची घास को उनके पैरों ने रौंद डाला। आखिर वह प्रेतात्मा कहाँ चली गई थी? वह सांचांग को लेकर कहाँ गायब हो गई थी? हर व्यक्ति यही कह रहा था, यह चुड़ैल बहुत पहले ही गुफा से बाहर जा चुकी होगी। अब तक वह बहुत दूर निकल चुकी होगी। पर एक बात उनमें से कोई नहीं जानता था। गुफा के दक्षिण पूर्वी ओर एक अंधेरे कोने के नीचे एक दूसरी छोटी गुफा थी, जहां छोटे से फाटक के अंदर एक छोटा सा कुटीर खड़ा था। कुटीर के आसपास गमलों में कुछ फूल और कुछ बेंत के पौधे उगे हुए थे। वहां का वातावरण अंधकार पूर्ण होते हुए भी बहुत ही खुशबूदार था। दैत्यांगना महाभिक्षु सांचांग को वहीं लाई थी और विवाह के लिए मजबूर कर रही थी। उसे पक्का यकीन था कि वानर उन्हें कहीं भी खोज नहीं सकता। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसका सुनहरा सपना अचानक टूट जाएगा। छोटी दैत्य बालाओं की भारी भीड़ वहां आपस में चपड़ 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 बातें कर रही थी। उनमें से एक साहसी दैत्य बाला ने छोटी गुफा से बाहर की हालत जानने के लिए जैसे ही अपना सिर बाहर निकाला, वह एक दैवी सैनिक से जा टकराई। दैवी सैनिक जोर से चिल्लाया, वे लोग यहाँ हैं। यह सुनते ही वानर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह अपना लोहदंड उठाकर सीधा उस छोटी गुफा में घुस गया। गुफा छोटी थी और बड़ी गुफा की सभी छोटी दैत्य बालाएं भी वहां पहुंच गई थी। इसलिए जब राजकुमार नचा ने अपनी दैवी सेना को आक्रमण करने गुफा के अंदर भेजा, तो एक भी दैत्य बाला को छिपने के लिए जगह नहीं मिली। वानर को थांग महाभिक्षु, ड्रैगन घोड़े और सामान मिल गए थे। वरिष्ठ दैत्यांगना के सामने घुटने टेकने के सिवाय अब और कोई चारा नहीं रह गया था। वह नचा को दंडवत प्रणाम करते हुए उससे अपनी जान की भीख मांगने लगी। राजकुमार नचा ने उससे कहा, हम जेड सम्राट के आदेश पर तुम्हें बंदी बनाने के लिए यहाँ आए हैं। यह कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। मेरे पिताश्री और मैं तुम्हारी एक अगरबत्ती को स्वीकार कर लेने की वजह भारी मुसीबत में फंस गए थे। तब उसने जोर से चिल्लाकर कहा, दैवी सैनिकों, दैत्य बंधनी रज्जू ले आओ और इन सब प्रेतात्माओं को बांध दो। वरिष्ठ दैत्यांगना को भी कष्ट झेलना पड़ा। वे सब मेघयानों में बैठकर एक साथ गुफा से बाहर निकल गए। जब स्वर्ग राजा ने गुफा दरवाजे से अपना पहरा हटा लिया, तो वानर खुशी से फूला नहीं समाया। स्वर्ग राजा ने इन शब्दों के साथ वानर का अभिवादन किया, अब आखिर इस बार आपको अपने गुरुदेव मिल गए। वानर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसने सांचांग के साथ मिलकर स्वर्ग राजा और उसके पुत्र के सामने झुककर उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। भिक्षु रेतात्मा और शूकर वरिष्ठ दैत्यांगना पर प्रहार कर उसके टुकड़े टुकड़े करने ही वाले थे कि स्वर्ग राजा ने कहा, इसे जेड सम्राट के आदेश पर बंदी बनाया गया है, इसलिए इसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। हमें लौटकर सम्राट को उनके आदेश का पालन करने का पूरा विवरण देना होगा। स्वर्ग राजा और राजकुमार नचा दैत्यांगना को बंदी बनाकर देवी सम्राट की अदालत में ले गए, ताकि वहां उसकी सूचना पेश करने के बाद सम्राट का फैसला सुनाया जा सके।
उधर वानर ने थांग महाभिक्षु की रक्षा का दायित्व खुद संभाल लिया था, जबकि भिक्षु रेतात्मा ने सामान उठा लिया और शूकर ने घोड़े के पास जाकर गुरुदेव से उस पर सवार होने का अनुरोध किया। इस तरह वे लोग फिर से एक बार अपनी यात्रा पर चल पड़े। रेशम का जाल छिन्न भिन्न हुआ, सूख गया स्वर्ण जलधि, ताला अनमोल खुला, छूट गए पीछे सब कष्ट क्लेश। गुरुदेव और उसके तीनों शिष्य गर्मी सहते हुए लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक उन्हें ऊंचे ऊंचे बेद वृक्षों की दो कतारें दिखाई दी, जिनकी छाया में एक बूढ़ी सी स्त्री एक नन्हे बालक का सहारा लिए खड़ी थी। वह थांग महाभिक्षु से जोर से बोली, भिक्षुवाल, आप लोग आगे ना जाएं, अपने घोड़े को रोक दे और जितनी जल्दी हो सके पूरब की तरफ लौट जाए। पश्चिम की तरफ जाने वाले रास्ते पर चलकर आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अब क्या था, यह सुनते ही सान चांग बहुत ज्यादा डर गया कि वह अपने घोड़े से नीचे उतर गया और स्त्री का अभिवादन करते हुए बोला, परमादरणीय बोधिसत्व, यह कैसे हो सकता है कि पश्चिम की तरफ जाने वाले रास्ते पर हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे? इस पर उस बूढ़ी स्त्री ने पश्चिम की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर आप उस तरफ इस रास्ते पर जाएंगे तो 1-2 कोस चलने के बाद ही आप धर्म ध्वंसक राज्य की राजधानी में पहुंच जाएंगे। वहाँ के राजा के मन में अपने पूर्व जन्म में बौद्ध धर्म के प्रति घृणा पैदा हो गई है। इस जन्म में वह अनुचित रूप से बौद्धों को दंड दे रहा है। 2 साल पहले उसने यह भयंकर प्रतिज्ञा की थी कि वह 10,000 बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार देगा। फिर उसने 9,996 अज्ञात भिक्षुओं का एक के बाद एक वध कर डाला। अब वह 4 प्रसिद्ध भिक्षुओं का इंतजार कर रहा है ताकि उनका वध करके वह 10,000 भिक्षुओं को मौत के घाट उतारने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कर सके। अगर आप लोग उस नगर में जाएंगे तो आप फालतू में अपनी जान को खतरे में डालेंगे। यह सब सुनते ही सान चांग डर के मारे थर थर कांपने लगा और बोला, परमादरणीय बोधिसत्व, आपके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ, लेकिन कृपया यह तो बताइए कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जो उस नगर से ना गुजरता हो? बूढ़ी स्त्री ने हंसते हुए कहा, ऐसा कोई रास्ता नहीं है, सचमुच ऐसा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, अगर आप उड़ सकते हो तो इस नगर में घुसे बिना ही आगे जा सकते हो। इस पर शूकर वहीं से चिल्लाने लगा जहाँ वह खड़ा था, हमें निरुत्साहित करने की कोशिश ना कीजिए, हम सब उड़ भी सकते हैं। वानर की तेज आंखें और सुनहरी पुतलियां अच्छे बुरे का फर्क करने में कुशल थी। उसने तुरंत पता लगा लिया कि वह बूढ़ी स्त्री और नन्हा बालक दरअसल बोधिसत्व ग्वानेन और उनका बाल भृत्य सुधन है। वानर फौरन धरती पर लेटकर साष्टांग प्रणाम करता हुआ बोला, बोधिसत्व महोदय, आपका शिष्य होते हुए भी मैं आपका यथोचित स्वागत नहीं कर पाया, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तब बोधिसत्व धीरे धीरे अपने रंग बिरंगे मेघयान पर सवार हो गई। थांग महाभिक्षु यह देखकर बहुत डर गया, उसके पैर थरथराने लगे। घुटनों के बल बैठकर उसने बोधिसत्व को प्रणाम किया। शूकर और भिक्षु रेतात्मा भी डर कर घुटनों के बल बैठ गए और प्रणाम करने लगे। कुछ ही पलों में बोधिसत्व ग्वानेन मंगलदायी मेघों के बीच सीधे दक्षिणी सागर की ओर चली गई। तब वानर उठ खड़ा हुआ और गुरुदेव को सहारा देता हुआ बोला, उठिए गुरुदेव,
बोधिसत्व अपने द्वीप में लौट चुकी है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। सीजीटीएन हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर सीजीटीएन की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।